फंडामेंटल राइट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आर्टिकल 35 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 35 लेजिस्लेशन की बात करता है जो कि फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट देता है। तो चलिए आर्टिकल 35 को डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि आर्टिकल 35 होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 35 एम्पावर करता है ओनली पार्लियामेंट को, सिर्फ संसद को ये एम्पावर करता है एंड नॉट टू द स्टेट लेजिस्लेचर। कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर नहीं देता, ये मात्र पार्लियामेंट को पावर देता है टू मेक लॉज। कौन से लॉ बनाने के? ऐसे लॉ बनाने के जो कि सर्टेन फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए काम आते हैं, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स और एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट। के पार्लियामेंट को यहाँ पे पावर दिया जाता है आर्टिकल 35 के हिसाब से कि सर्टेन फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए वो योगदान दे सके, जो ऐसे लॉ हो जो रिस्ट्रिक्शन या फिर फंडामेंटल राइट के एक्सेप्शन में काम करते हैं। अगर कोई स्टेट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है तो नॉर्मली तो उसके ऊपर तो स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है, लेकिन अगर आर्टिकल 35 के अनुसार अगर उसके ऊपर लॉ बनाना है तो उस केस में भी पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है, ये आर्टिकल 35 कहता है। चलिए इसको विस्तार से समझने के लिए देखते हैं। अगर हम बोले कि शॉर्ट में बताइए आर्टिकल 35 क्या बोलता है, तो हम बोल सकते हैं कि आर्टिकल 35 जो पावर है वो सेंट्रलाइज करता है। कौन सी पावर? सर्टेन राइट्स रिलेटेड मैटर इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट अलोन। के कुछ फंडामेंटल राइट्स है, उनकी लिमिटेशन है, वो मात्र पार्लियामेंट को देता है। मतलब पूरी पावर जो है वो सेंट्रलाइज करने की बात करता है सर्टेन फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। अगर हम देखें कि वेयर डज आर्टिकल 35 अप्लाई, तो हम बोलेंगे आर्टिकल 35 अप्लाई टू सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। देखो यहाँ पे ऑल फंडामेंटल राइट नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, पर्टिकुलरली दोज नीड रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्शन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट्स या फिर एक्सेप्शन इन द पब्लिक इंटरेस्ट। के ऐसे फंडामेंटल राइट, सर्टेन फंडामेंटल राइट कैसे? तो ऐसे जहां पे रेगुलेशन या रिस्ट्रिक्शन की बात होती है या एक्सेप्शन इन द पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है, ऐसे फंडामेंटल राइट को मतलब आर्टिकल 35 के अनुसार ओनली पार्लियामेंट उसके लिए लॉ बना सकता है। अच्छा, कौन कौन से आर्टिकल इसमें शामिल होते हैं? तो ये सारे आर्टिकल शामिल होते हैं, जैसे आर्टिकल 16 क्लॉज 3 है, आर्टिकल 19 क्लॉज 3 से लेकर 6 तक जो क्लॉज है, ये सारे क्लॉज हमारे आर्टिकल 35 के हिसाब से आ जाएंगे। ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर दिस। आर्टिकल 23 क्लॉज 2 आ जाएगा, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, ये सारे आर्टिकल है जिसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात है या कुछ स्पेशल प्रोविजन है। इसमें ओनली पार्लियामेंट इज गिवन द पावर टू मेक द लॉस। एक एक करके बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 16 क्लॉज 3 की बात करते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 16 क्लॉज 3 क्या बताता है? तो ये बताता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो पार्लियामेंट में प्रिस्क्राइब रेसिडेंस रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन अ स्टेट। के पार्लियामेंट अगर चाहे तो रेसिडेंस डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट जो है वो दे सकता है। कौन से आर्टिकल के हिसाब से? आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के हिसाब से, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में। ये है आर्टिकल 16 क्लॉज 3, इसमें ओनली पार्लियामेंट इज गिवन पावर फॉर दिस। नेक्स्ट है आर्टिकल 19 क्लॉज 3 से लेकर क्लॉज 6 तक। ये आप देखोगे कि ये कुछ फ्रीडम देता है, लेकिन उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना है तो ओनली पार्लियामेंट कैन मेक the law for the restriction, like reasonable restriction on freedom of speech, assembly, association, etc. It is only done by the parliament as per article 35. नेक्स्ट है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्लॉज 2 की अगर हम बात करें तो ये एक्सप्लोइटेशन के विरुद्ध अधिकार है। तो उसमें कंपलसरी सर्विस की भी बात है कि कंपलसरी सर्विस फॉर द पब्लिक पर्पस जो है वो गिवन है। तो उसके लिए लॉ कौन बना सकता है? ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर दिस पर्पस। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन दिया है, फोर्स लेबर आप नहीं कर सकते नॉर्मली, लेकिन फोर्स लेबर या फिर कंपलसरी सर्विस जो है पब्लिक पर्पस के लिए हो सकती है, एंड फॉर दैट पर्पस ओनली पार्लियामेंट कैन मेक द लॉज। आर्टिकल 33 की अगर बात करें तो यहाँ पे है पावर टू मॉडिफाई फंडामेंटल राइट्स फॉर द आर्म फोर्सेस या पुलिस फोर्सेस एक्सेट्रा। ये भी पार्लियामेंट ही कर सकता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि फंडामेंटल राइट को मॉडिफाई कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ आर्म फोर्सेस एंड पुलिस फोर्सेस, सो दैट डिसिप्लिन और इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन हो सके। तो पार्लियामेंट इज गिवन पावर एज पर आर्टिकल 35। अब नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 34। इसमें भी कहा गया है कि जब मार्शल लॉ इंप्लीमेंट हो रहा होता है
तो रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट हो सकता है और उसके लिए लॉ कौन बना सकता है? ओनली पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ एज पर आर्टिकल 35। तो ये है आर्टिकल 35 का इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। नाउ व्हाई इज आर्टिकल 35 इंपॉर्टेंट, क्यों ये महत्वपूर्ण है? तो देखिए आर्टिकल 35 एंश्योर यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस इंडिया इन लॉस। जो भी सेंसिटिव फंडामेंटल राइट्स है यहाँ पे, तो उससे रिलेटेड यूनिफॉर्मिटी एंश्योर करता है। नेक्स्ट, स्टेट वाइज जो वेरिएशन होता है उसको प्रिवेंट करने का काम करता है, जिससे इनइक्वालिटी और इनजस्टिस को भी रोका जा सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 35 महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इट मेंटेन नेशनल इंटीग्रिटी एंड यूनिटी अक्रॉस इंडिया, जो कि हमारे डिफेंस, सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आर्टिकल 35 से रिलेटेड कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाया था वो है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिसे आपसा एक्ट भी कहा जाता है। उसके बाद है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, जिसे पीओए एक्ट भी 1955 भी कहा जाता है। ये सारे एक्ट जो है वो एग्जाम्पल है एज पर आर्टिकल 35 के पार्लियामेंट ने कैसे लॉ बनाया है फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो एक एक करके थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इसमें पार्लियामेंट ये लॉ बनाता है और एज पर आर्टिकल 33 इट लिमिट राइट ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल फॉर द डिसिप्लिन एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कि जो हमारे आर्म फोर्सेस के जो पर्सनल है उनके अंदर डिसिप्लिन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाने के लिए फंडामेंटल राइट्स को, सर्टेन फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे लिमिट किया जाता है। इट इज एज पर आर्टिकल 35 पार्लियामेंट करता है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट ने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जो है उसको पास किया था। इट रिस्ट्रिक्ट सर्टेन प्रॉपर्टी राइट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो ये भी पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया था। नेक्स्ट एक्ट पास किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये रेगुलेट करता है एलिजिबिलिटी फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड इलेक्शन को, ये रेगुलेट करता है। ये भी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया था। नेक्स्ट है अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, जिसे हम प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 भी कहा जाता है। और इसके अंदर सेंट्रल लॉ हैज बीन मेड, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया टू एबोलिश अनटचेबिलिटी एंड पनिश ऑफेंसेस रिलेटेड टू दैट। तो ये पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कुछ एग्जाम्पल है, लॉ के एग्जाम्पल्स है। अब कुछ केस लॉज भी देख लेते हैं। केस लॉज में पहला देखेंगे स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977 का केस। उसके बाद ए गोपालन केस देखेंगे और उसके बाद इंदिरा सावनी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का केस देखेंगे। तो देखिए पहले बात करते हैं स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया था, एफर्म किया था, मतलब सपोर्ट किया था दैट पार्लियामेंट अलोन कैन लेजिस्लेट ऑन मैटर रिजर्व अंडर आर्टिकल 35, कि जो भी मैटर आर्टिकल 35 के अंदर रिजर्व है उस मैटर पर ओनली पार्लियामेंट, सिर्फ पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकता है। स्टेट कैन नॉट ओवरराइड दैट लॉ। इस लॉ को स्टेट ओवरराइड नहीं कर सकता। इवन स्टेट यहाँ पे लेजिस्लेट भी नहीं करता इंडिपेंडेंटली ऑन सच इश्यू विच इज देयर इन आर्टिकल 35। तो मतलब यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि पार्लियामेंट अलोन कैन लेजिस्लेट ऑन द मैटर रिजर्व अंडर आर्टिकल 35। नेक्स्ट है ए के गोपालन केस है। ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का केस है। ये केस प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस के ऊपर था। यहाँ पे कहा गया था कि ऑल्दो पार्लियामेंट कैन मेक सच लॉ, प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे लॉ पार्लियामेंट बना सकता है, बट दे मस्ट नॉट वायलेट अदर फंडामेंटल राइट अननेसेसरीली। कि पार्लियामेंट जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन टाइप के लॉ बना सकता है, मतलब फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करने वाले लॉ बना सकता है, लेकिन दूसरे फंडामेंटल राइट को अननेसेसरीली वायलेट नहीं कर सकता है। ये ए गोपालन केस में कहा गया था। नेक्स्ट है इंदिरा सावनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का केस है। इसमें कहा गया था कि आर्टिकल 16 जो कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में है, तो इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसमें कहा गया था आर्टिकल 16 क्लॉज 4 is not directly in article 35, but court observed that parliament has exclusive power in matter like reservation based on domicile as per article 16 clause 3। कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 डायरेक्टली तो पार्लियामेंट को नहीं दिया गया है इन आर्टिकल 35, लेकिन पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि ऐसा रिजर्वेशन जैसा, जैसे डोमिसाइल बेस के ऊपर रिजर्वेशन है आर्टिकल 16 क्लॉज 3, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है। ये इंदिरा सावनी केस में कहा गया था।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन स्टेट मेक लॉज अंडर आर्टिकल 35? क्या स्टेट लेजिस्लेचर आर्टिकल 35 के अंदर जो मैटर है उस पे लॉ बना सकता है? यहाँ पे स्ट्रेट आंसर है नो. If the subject is covered under Article 35, then state cannot make the law on that subject. अच्छा, Parliament has the exclusive power in this, even if the matter normally belong to the state list. अगर state list में हो तो भी यहाँ पे पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है, जैसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, ऐसा कुछ भी हुआ और अगर वो आर्टिकल 35 के अंदर है तो मात्र पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है. लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन बट if parliament has not legislate on that matter and it is not explicitly reserved for the parliament, then state may act temporarily until parliament steps in. तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर पार्लियामेंट ने इस मैटर के ऊपर लॉ नहीं बनाया है और एक्सप्लिसिटली ये रिजर्व भी नहीं है तो उस टाइम पे स्टेट में, मतलब स्टेट यहाँ पे लेजिस्लेट कर सकता है, वो भी कुछ समय के लिए, टेम्पररली, जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाता. तो ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन क्या कहता है, मतलब स्पेशल पोजीशन क्या है? तो ये कहता है कि दिस आर्टिकल 35 शोज हाउ फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंटेंडेड सम राइट्स एंड द लिमिटेशन, कि कैसे फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि फंडामेंटल राइट्स है और कुछ फंडामेंटल राइट्स में लिमिटेशन भी है और वो सेंट्रली रेगुलेटेड होगी, मतलब सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा ही रेगुलेट होगी. कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 35 का प्रोविजन जो है वो फेडरलिज्म को और नेशनल यूनिटी और डिसिप्लिन की नीड को बैलेंस करने की कोशिश करता है. चलिए कुछ समरी में देख लेते हैं, कंक्लूड करते हैं. तो यहाँ पे हमने ये देखा कि आर्टिकल 35 gives exclusive power to parliament to make law on certain fundamental rights. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, certain लिखा है, all नहीं लिखा है. तो पार्लियामेंट को अधिकार दिया जाता है फॉर द सर्टेन फंडामेंटल राइट्स लॉ बना सके. नेक्स्ट, इट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम लेजिस्लेटिंग ऑन दिस मैटर, कि जो भी आर्टिकल 35 में होगा तो उसके ऊपर स्टेट लॉ नहीं बनाएगा. कौन कौन से आर्टिकल अप्लाई होते हैं? तो आर्टिकल 16 क्लॉज 3, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, आर्टिकल 23 क्लॉज 2 एंड क्लॉज ऑफ आर्टिकल 19. ये सारे आर्टिकल 35 से रेगुलेट होते हैं. It ensure uniform application of laws related to sensitive और security related rights, और ये सपोर्ट करता है and it is interpreted by the Supreme Court in the key judgments जो हमने देखे. तो यहाँ पे हम आर्टिकल 35 को कंप्लीट करते हैं. अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. देखिए, पहला सवाल है, आर्टिकल 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक लॉज ऑन सर्टेन फंडामेंटल राइट्स. तो आप अपने आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो. यहाँ पे ऑप्शन ए है स्टेट लेजिस्लेचर, ऑप्शन बी है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी है पार्लियामेंट, ऑप्शन डी है प्रेसिडेंट. यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following article are directly linked to the legislative power under article 35? ऑप्शन ए है 35 एंड आर्टिकल 34, ऑप्शन बी आर्टिकल 19 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 21, ऑप्शन सी आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 29, ऑप्शन डी आर्टिकल 20 एंड 22. यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 33 एंड 34. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर आर्टिकल 35 पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ ऑन द मैटर रिलेटेड टू. आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो. यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज रेगुलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म फोर्सेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 35 अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स. ये ऑप्शन है आपके सामने, आप अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो. यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना होगा. यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 2 and 3, that is article 16 clause 3, article 33 and article 34. ये ऑप्शंस राइट ऑप्शन है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 35 allows parliament to make laws even on state list subjects if they relate to. आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो. यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, certain specified fundamental rights. Next question, which case upheld exclusive power of parliament under article 35 to legislate on matters like preventive detention and military personnel. The correct answer, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. तो यहाँ पे हम आर्टिकल 35 को कंप्लीट करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.